नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे अधिगम, अभिप्रेरणा और इसके रिगार्डिंग जो आए हुए क्वेश्चन है, तर्क, चिंतन वगैरह सभी के। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कितनी अवस्था बताई थी इसने? 4। ठीक है, वो आप सभी को आता ही होगा कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे संवेदीकात्मक हो गया, पूर्व संक्रियात्मक हो गया, मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया। ठीक है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास का एक प्रमुख काल नहीं है? अच्छा, पहला होता है संवेदी, 0 से 2, 2 से 7, फिर एक मूर्त होता है 7 से 14, फिर एक अमूर्त होता है जिसको औपचारिक बोलते हैं 14 वर्ष के बाद। तो ये अवस्था नहीं है। ठीक है, अब देखो, संज्ञानात्मक पद्धति में के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने वाले इसमें उपयुक्त नहीं है। मतलब जो आपके संज्ञानात्मक पद्धति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मदद इसमें कौन सा नहीं करेगा, नहीं पे जोर देना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके वापस रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको पूरा जरूर देखना है ना। डायरेक्ट क्या है, इसके इर्द गिर्द आपके पेपर बनता है। अब देखो, जो संज्ञानात्मक पद्धति वाले को स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, आसानी जीवन शैली, क्रीड़ा में भाग लेना तो करेगा। ठीक है ना, क्रॉसवर्ड पहेली, ठीक है, स्वस्थ स्तर को बनाए रखेगा, पठन होगा। आसानी जीवन शैली का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आत्मसातकरण आता है आपके जीन प्याजे वाले में। क्या होता है? वर्तमान इसमें का वर्तमान स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? एक आपके मानसिक संरचना का पैकेट बोल सकते हो इसको। ठीक है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं आत्मसात सातकरण। ठीक है, मतलब वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के लिए अपन जब करते हैं अपन। ठीक है, देखो, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार में परिवर्तन आता है अधिगम, और अधिगम परिवर्तन कैसा है? स्थायी है। ये ध्यान रखना। देखो ये रहा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, आगे देखो, सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, और कौन सा हो गया आपके पर्यावरण। तो सीखने में तो सभी काम आते हैं। देखो, सीखना आपको पता है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणिक कारक सभी आते हैं। आगे देखते हैं, पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना किस में आएगा? समाज में समाज वाली चीजें आएगी, प्रेक्षण में प्रेक्षण, और शास्त्र में जो शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था? आपके पावलो। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन आपके दंड वगैरह इसमें आएंगे। ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसने दिया था? स्किनर ने। समझ में आ गया? प्रेक्षणात्मक अधिगम किसने दिया था? बांडुरा ने। ये आपको आना चाहिए सर। प्रेक्षणात्मक अधिगम, इसी को दूसरा रूप बोलते हैं, इसको सामाजिक अधिगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक में क्या आएगा? पारितोषिक, दंड वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे। अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, चिंपांजी में प्रयोग करा था जो। अगला क्वेश्चन देखो कि अधिगम में समिश्र समाधान उपगम का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण होता है इसमें निष्पादन और आपके सत्यापन। सबसे टॉप पे जो लर्निंग की समस्या समाधान है, उसके उपागम अंतिम कौन सा है? निष्पादन और सत्यापन। कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक बताना है? मनोवैज्ञानिक में रुचि, ऐसे कुछ शब्द आएंगे आपके। देखो, विप्रेरणात्मक आ गया, संवेगात्मक, ये कैसे शब्द है? आपके मनोवैज्ञानिक शब्द है। थोंडाइक सीखने के नियमों का हिस्सा कौन सा नहीं? 3 ही नियम देता है ये, प्रभावी, और 5 देता है गौण। देख लो कौन सा नहीं है। अभ्यास है जिसमें बार बार प्रैक्टिस, तत्परता, और प्रभाव का नियम, सुख और दुख का नियम भी कहते हैं, ये तीनों है। जीन प्याजे के कौन सी इसमें इसकी अवस्था नहीं है? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? देखो, आत्मसातकरण होता है इसमें, व्यवस्थापन होता है, स्कीमा जो मानसिक पैकेट होता है, अधिग्रहण नहीं होता। आपको पूछ रहा है कि पाउलो ने सिद्धांत दिया था CR थ्योरी, एस
टाइप थ्योरी, ठीक है, ये पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम निम्न से समझाया गया, तो शास्त्रीय द्वारा समझाया गया था। शास्त्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। कौन सी बालकों के लिए अधिगम की कौन सी इसमें प्रक्रिया नहीं है? देखो, प्रतिबिंब होते हैं, कल्पना होती है, तर्क होती है। अधिगम की प्रक्रिया में क्या नहीं होता? परिपक्वता। क्योंकि परिपक्वता का संबंध किससे होता है? जन्मजात से होता है। और अधिगम क्या होती है? वातावरण में सीखी जाने वाली एक प्रक्रिया है। एक कथन ये भी आता है कि अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अधिगम में पुरस्कार दंड की अवधारणा, पुरस्कार और क्रिया प्रस्तुत में पुरस्कार और दंड याद करो, ठीक है। देखो, बेसिक चीजें हैं, आप सबको आनी चाहिए, फालतू में रुकने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना, वीडियो पूरा देखना है ना। अपेक्षाकृत अधिगम होता है जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ये बात तो सही है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है स्थायी, ये बात भी ठीक है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, सही बात। अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, नहीं है ना, ये वातावरण से संबंधित है, जन्मजात परिपक्वता से इसका कोई संबंध नहीं है ना। आगे देखो, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर स्किनर। आप ऐसे, मैंने ऐसे आपको याद कर रखा है, जैसे अपन अपन कोई भी स्कैनर से एक के ऊपर एक अपन फोटोकॉपी निकालते हैं ना, उत्तरोत्तर, ऐसे याद कर लेना स्कैनर। कक्षा 2 के छात्र सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत गणित के सवाल कराए और वो सामान दुकान से बाजार में सामान खरीदने में दुकानदार द्वारा की गई योग को गलती को चिन्हित करके सही करवाया, ठीक है। तो सही करवा दिया, अगर गलत करवा तो नकारात्मक, अगर वो पॉजिटिव ज्ञान को पॉजिटिव में ले रहा है तो सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। शून्य मतलब कोई फर्क नहीं है, द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से। आगे देखो, कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी है? अपन ने पढ़ा था पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर, उद्दीपक अनुकर एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव, अंतर्दृष्टि कोहलर, ठीक है। किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत देखो, थॉर्नडाइक ने करा था, एसआर कोहलर ने, अंतर्दृष्टि स्किनर ने, क्रिया प्रसूत बीएस ब्लूम ने क्या करा था? मूल्यांकन। कोहलर ने अपने प्रयोग में ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम देख लो, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण एक पूरी होल जो सिचुएशन है, अब देख लो जानवरों के मनुष्य में श्रेष्ठ, क्या ही मतलब है यार, है ना। तो समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण। आपको पूछ रहा है कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? मेस्लो ने। व्यक्तित्व में अलग अलग आते हैं, विकास की अलग बात है। कुत्ता, पावलो ने प्रयोग करा था कुत्ते पे, ठीक है। सीखने में प्रयास और, आपको पता है, वह भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? सीखने में, ठीक है। तो ये आपने गेस्टाल्ट में आता है, 3 कोहलर, कोपका, वर्दीमर, तीनों आ जाते हैं, ठीक है। सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत, और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यार इसका आंसर ही गलत लगा मेरे को लग रहा है यार, ठीक है ना। देखो, सीखने में प्रयास और त्रुटि है, भूल को त्रुटि भी कह सकते हैं ना, या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है या आंसर मिसप्रिंट है। अगर ये प्रयास और त्रुटि है तो थॉर्नडाइक ही आंसर होगा ना। देखो, गेस्टाल्ट सिद्धांत तो किस पे आधारित है? आपके अंतर्दृष्टि वाली पे आधारित है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अगर सीखने में प्रयास और त्रुटि, ठीक है, त्रुटि को भूल कह सकते हैं, एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। आगे देखो, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत तो स्किनर है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अगर कोई आपको लगता है ना कि भाई डाउट है, तो आप है ना कमेंट करा करो, ठीक है। कोई गलती भी हो जाती है तो कमेंट करा करो, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, ठीक है। ये मत करा करो सर गलत बता दिया, ये बता दिया,
कुछ गलती भी हो जाती है तो आप कमेंट कर दिया करो, उसमें अपन वापस उस क्वेश्चन को देख के मैं आप वापस आपको बता दूंगा, ठीक है। इससे घबराया करो मत, ठीक है। बीएस ब्लूम आ गए। बीएफ स्किनर ने बच्चों में भाषा का विकास बताया। बीएस ब्लूम एक तो एक पुनर्बलन पर आधारित होता है, ठीक है। तो पुनर्बलन देख लो, प्रबलन और अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम दिया था, यही क्या ऑप्शन में ये रहा। इसको प्रेक्षणात्मक भी बोलते हैं, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम। अधिगम के पठार निम्न में से किस कारण बनता है? किस कारण बनेगा? अगर थकान आ जाएगी, आप ऐसे पढ़ रहे हो, ये ऐसे पठार बन गया, पढ़ोगे नहीं तो ये नीचे चला जाएगा, अगर फिर मोटिवेशन होगा तो ऊपर आएगा, अगर नहीं पढ़ोगे फिर पठार बन जाएगा, ये वाले पठार है, ठीक है, थकान के कारण बनते हैं। सूझ, अंतर्दृष्टि या आपको गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जर्मन शब्द है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चिंपांजी पे प्रयोग कराता है इसमें सूक्ष्म हुए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 28 के बाद में 29 देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो थायराइड, एडिनल और आपके पीयूष। लार ग्रंथि कौन सी है? बाह्य स्रावी। पियाजे ने संज्ञान विकास की द्वितीय अवस्था जो आपके 0 से 2 पहली, 2 से 7 दूसरी, ये पहली होगी संवेदी, दूसरी होगी पूर्व संक्रियात्मक, ये रही। ये तीसरी 7 से 14, ये चौथी 14 के बाद। औपचारिक को अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, अगर आपने पढ़ भी रखा होगा, देखो एक एक चीज इसमें संरक्षण, ठीक है, संरक्षण का ज्ञान, पलटावी चिंतन का ज्ञान सब हो जाता है इस अवस्था में। इसमें संरक्षण, इसमें अपलटावी, ठीक है, इसका ज्ञान नहीं होता है पूर्व संक्रियात्मक में। आपने पढ़ रखे होंगे तो इसलिए अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसी पे मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। हर प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध स्वयं से होता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां किसने दी? मैकडूगल ने। पारितोषिक और दंड, देखो बार बार एक ही सवाल आ रहा है, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत में आता है? ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सीखना अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार है, किस पर निर्भर करता है? सीखना, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? देखो ऑप्शन आपके सामने। अब तुम्हें टीचिंग करवानी है और लर्निंग करवानी, किस पर होगी? विषय वस्तु, अध्यापन शैली, सामाजिक, आर्थिक और भाषा। देखो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार तो होता है, किस पर निर्भर करता है? तो अध्यापन शैली पर होता है कि वो किस टाइप से वो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो ही बच्चों तक ज़्यादा अगर अच्छे से वो उसको समझा पा रहे या नहीं समझा पा रहे। बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मतलब एक्टिविटी जो अपने उसमें हाथ पैर काम करे। गेंद फेंकोगे तो हाथ काम करेंगे, खेलोगे तो काम करेंगे, लिखोगे तो काम करेंगे। सोचना इज ज्ञानात्मक, ज्ञान की बात होगी ना, सोच रहे हो कुछ, शरीर हिल थोड़ी रहा है, आप सोच रहे हो, मुझे क्या पता अभी आप क्या सोच रहे हो। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अल्फ्रेड बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, ठीक है। तो इसको प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, सामाजिक अधिगम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बांडुरा ने दिया था अवधान, धारण, अटेंशन, रिटेंशन, पुनरुत्पादन और लास्ट में आपके मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, पुनरुत्पादन और लास्ट में मोटिवेशन। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और मनोप्रेरणा। ये नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं इसको ना। नेक्स्ट क्लास में चिंतन कल्पनांतरक कर लेंगे या इसी क्लास में करें? चलो करते हैं, ठीक है, चिंतन और कल्पना तर्क, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं और ध्यान से देखना ना, फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा है तो उसके मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधियां, देखो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, बन गया ना, ये नाक हो गया। ये व्यक्ति कोई भी सूचनाओं को संशोधित कर रहा है, इसके दिमाग में आ गया, संशोधन कर रहा है। और मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधियां क्या कहलाती है? मानसिक कल्पना, संकल्पना। संकल्पना तो वो अलग मानचित्र वाली होती है, अधिगम है नहीं। विचारण, ये कुछ उस चीज के बारे में मस्तिष्क में चल रहा है, उसके बारे में ये विचार कर रहा है, ठीक है, बेसिक सी बात है। व्यवसाय, चयन और व्यक्तिगत भिन्नता को निम्न द्वारा समझाया जाता है। देखो, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नता को किसके द्वारा समझाया जाएगा? संज्ञानात्मक योग्यता में अंतर, सांस्कृतिक स्वभाव और अभिक्षमता में अंतर। देखो, व्यवसाय और चयन करना है, किसमें कितनी क्षमता है, व्यक्तिगत भिन्नता द्वारा समझा जाएगा, अभिक्षमता के द्वारा, किसमें कितनी एबिलिटी है, ठीक है, क्षमता है। रचनात्मक चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है? देख लेते हैं। अब देखो, इसको सही से समझना, इसी को बोलते हैं सृजनात्मक। इसमें होता है कि बहुत सी चीजों को सोच सकता है, इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है, अपसारी चिंतन। है क्या ऑप्शन में? एक होता है अभिसारी, इसमें नहीं है। अभिसारी होता है जो एक ही डायरेक्शन में सोच सकता है, मतलब चारों दिशा में नहीं सोच सकता, ठीक है। सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन को बोलते हैं अपसारी चिंतन। शिक्षा की अवधारणा में मानचित्रण, ये ध्यान रखना, मानचित्रण किसके द्वारा सुझाव दिया गया? तो शिक्षा में अवधारणा में मानचित्र आपके कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है, जोसेफ डी नोवेक। समस्या समाधान इनमें से कौन सा नहीं है? क्या समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी है? बिल्कुल है जी। समझ और कर्मिक चरणों का प्रयोग होता है, समस्या समाधान में होता है। एक कौशल है जो सीखा जाता है और इसके द्वारा अभ्यास किया जाता है। सही है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान से क्या मतलब है, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। क्या कर रहा है? एनिमिज्म को। सूरज कोई उदास थोड़ी होता है, उदास होने का काम किसका होता है? गर्ल्स का होता है, लड़कियां उदास होती है, ठीक है। सूरज उदास थोड़ी होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल देने के लिए, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। तो एक निर्जीव चीज को सजीव की कल्पना करना ही एनिमिज्म है। आत्म केंद्रन क्या है? खुद को खुद समझना, ठीक है, होता कुछ नहीं, खुद को खुद समझते हैं, ठीक है, कि मैं ही हूँ जो है सब कुछ, है ना, ऐसे। निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन यथार्थवादी, एकदम वास्तविक तौर पे ना, का प्रकार नहीं है। सृजनात्मक चिंतन होता है अभिसारी, अभी अपसारी पढ़ा था अपन, सृजनात्मक को अपसारी, अभिसारी एक ही डायरेक्शन में। आलोचनात्मक चिंतन में आलोचना और सवलीन चिंतन यथार्थ चिंतन में नहीं आता। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? विद्यार्थियों के डर की भावना पैदा क्यों करना? डर स्वरूप को इस्तेमाल करना नहीं। लगातार समस्या समाधान के लिए लगातार अभ्यास करो और कार्यान्वयन पर जोर दो तो समस्या आपके सुलझ जाएगी, ठीक है। इसमें अब देखो, रुकने की कोई बात नहीं, इसको वीडियो को पूरा देखना अंत तक, जिसमें आपके सारे जितने भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। अरे ठीक है, आगे देखो। बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है। बच्चे अपने आसपास की विधियों और घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। देखो अगला, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं को सक्रियपन सोचते हैं, ठीक है। आसपास विषय वस्तु को जानने और जन्मजात जिज्ञासा पैदा होती है। अब देखो, बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते? खुद में नेगेटिव आ गया ना। तो अध्यापन के मूल भूमिका के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, तो वही कह रहा है, स्वयं नहीं सोच सकते, स्वयं सोच सकते हैं वो। संज्ञान या ज्ञान जानने की प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित क्या नहीं है? देखो, समस्या ज्ञान में आ जाएगी, समझना आ जाएगी, सोचना आएगी, से की बगराना या ऐसी मजाक वगैरह, ये चीजें इसमें नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति में पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पहुंचने की कोशिश करता है। अच्छा, इस तर्कना में व्यक्ति पहले से ज्ञात, मतलब उसको नियम ज्ञात है, समझ में आ रहा है? अगर किसी में नियम पहले आ जाता है, नियम से उदाहरण जा रहा है वो, ठीक है, तो कौन सा आ गया? निगनात्मक। अगर उसको उदाहरण से नियम जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? आगमन। आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण आते हैं, फिर नियम आता है, ठीक है।
आगे देखो भाई, तर्कना, तर्क के बारे में सोपानों का क्रम देना है आपको, बताना। देखो तर्क के बारे में कौन सा क्रम इसमें से आपके सही है। देखो, समस्या की पहचान, सबसे पहले कोई भी जीवन में भी ऐसी समस्या आती है तो उसमें समस्या की क्या करते हो आप, पहचान करते हो। एक किस में देख लो, समस्या की पहचान एक सभी में है, इसमें नहीं है, इसको तो काट ही दो। ठीक है, अब देखो, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना या आंकड़ों का संग्रह। अगर जीवन में समस्या आ गई, ठीक है, ये समस्या आ गई, ऐसी भारी समस्या, ये कोई लड़का ही मान लो, ऐसी कोई समस्या आ गई। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ आंकड़े या संग्रह होने चाहिए। ठीक है, फिर आंकड़े आ जाएंगे 2 पे, इन्हीं के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार ही तो अनुमान लगाओगे आप। ठीक है, या अनुमान पर पहुंचना। देखो पहले अगर आंकड़े देख लो, 1 3 किस में है, 1 3 इसमें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। तो आंकड़ों का संग्रहण कर लिया, फिर अनुमान पर पहुंचो, फिर अनुमान के अनुसार प्रयोग करो, फिर लास्ट में निर्णय सबसे लास्ट में लो। हो गया। अब देखो, सृजनात्मक चिंतन में दी गई 4 अवस्था कौन सी है? आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भवन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन। सृजनात्मक क्रिएटिव वाले का, जिसका IQ होता है 120 प्लस। आयोजन, उद्भवन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन। देखो प्रमाणीकरण तो लास्ट में जाएगा, तो प्रमाणीकरण आ गया ना। प्रमाणी से पहले प्रबोध आता है। सबसे पहले कोई भी चीज का अपन योजना करते हैं या आयोजन करते हैं तो पहले योजना आएगी, योजना के बाद में उसका उद्भवन गएगा, ये योजना बनाई, इसका उद्भवन कर दो, फिर प्रबोधन, फिर प्रमाणीकरण। ये सृजनात्मक में आता है, आप ध्यान रखना, इस चीज को अच्छे से समझ लो। अगला है कि लघुकरण स्मृति का संबंध सही नहीं है। संबंध सही है, इसको अंडरलाइन कर लो। लघु स्मृति में देखो, इसकी संचयन शक्ति शामिल होती है, लघु स्मृति में संचयन शक्ति शामिल होती है। इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है। लघु स्मृति तो याद, देखो असीमित नहीं हो सकती, क्या होगी ये, सीमित ही होगी, 2 आंसर नहीं हो सकता, या तो केवल 1 हो सकता है या केवल 3 हो सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड, लघु अवधि की 20 से 30 सेकंड की होती है। ठीक है, अगला है, कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को आपको वो बताना है कि इसमें ज्यादा चिंतन हो रहा है। देखो, न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बता दो। अभाज्य संख्या 2 है, आंसर हो गया। कहाँ चिंतन करा मैंने, 1 सेकंड में आंसर दे दिया। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। ठीक है, तो न्यूनतम छोटी से छोटी पूछ रहा है, कहाँ चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आधा का प्रतिलोम क्या है, आधा का प्रतिलोम मतलब उल्टा का उल्टा। ठीक है, ऐसे वापस आ गया 2, ये भी कोई जोर नहीं लगा। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध मिला है, ये कप है, आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध, तो उसके हिसाब से बता दो, कहाँ से कोई जोर नहीं है। जोड़ घटाव का विलोम होता है, कहने से क्या तात्पर्य, पूरा समझाओ इसको। जोड़ बाकी ये पूरा इनको समझाओ, समझाने में मतलब चिंतन ज्यादा लगेगा, जहाँ टाइम ज्यादा वहीं आंसर ज्यादा। ठीक है, किस प्रकार की स्मृति एस सक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। एस सक्रिय मतलब उसको बोलते हैं दीर्घकालीन, ये होती है असीमित। ठीक है ना, असक्रिय स्मृति। लघु स्मृति एक्टिव। कौन सा चिंतन के विषय में गलत है, चिंतन और भाषा असंबंधित है। यह संबंधित तो कैसे हो सकता है, चिंतन की प्रतिमाएं भाषा उपयुक्त होती है। देखते हैं, चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रकरण प्रक्रिया, सही बात है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रमुख सेट है, पहले ही हो गया ना, ऐसे में तो कैसे हो सकती है ना। चलो, एक समस्या को मूल अपसारी मतलब सृजनात्मक साधनों के साथ योग्यता निम्नलिखित में से प्राथमिकता होती है। अपसारी मतलब देखो, चीजें आप समझ में आ रही होगी आपके, सृजनात्मक है ना। 1 सेकंड चल तो रहा है, ठीक है। आपको पूछ रहा है सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन, ऐसी बात तो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक में भी बात कौन करता है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक की बात करता है। सिद्धांत दिया था आपके लव वाइकोत्स्की ने। ठीक है, बांडुरा का सामाजिक अधिगम, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, ये सब चीजें आपको पता है ना।
समस्या समाधान के लिए कौन सा इसमें बताना है कि पद सम्मिलित नहीं है। देखो, परिकल्पना समस्या समाधान के लिए आपको बनानी पड़ेगी, सत्यापन और सामान्यीकरण करवाने पड़ेंगे, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, ऐसा इसमें कोई अनुक्रिया मतलब नहीं, आंकड़ों का एकत्रीकरण करो, सत्यापन, परिकल्पना, ये सब आ जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा इसका। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर उनकी सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। देखो, एक समस्या सुधारक बच्चा है, मतलब समस्या को सुलझा रहा है, तो सुलझाने के लिए विचार के आधार पर मैं कौन सा कर रहा है वो। सौंदर्य का क्या मतलब है, अमूर्त कोई मतलब सृजनात्मक, मतलब सृजनात्मक तो क्या है, कोई नई चीज लाना या मौलिकता लाना तब आता है। ये क्या है, एक समस्या सुधार बच्चा तर्कना विचार के आधार पर सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तो सी। एक बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। अनुभव के आधार पर सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अनुभव के आधार पर सोच रहा है। देख लो क्या है, अनुभव के आधार पर सोच रहा है तो सृजनात्मक सोच, अनुभव के आधार पर मौलिक चिंतन कर रहा है, ठीक है, तब आपके सृजनात्मक। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन में न सीखने का कारण क्या है, क्या है भाई आलोचनात्मक चिंतन में न सीखने का कारण। देखो, पहला ऑप्शन, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना चाहिए कि अधिगमकर्ता में सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि इस अधिगमकर्ता में सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है चिंतन ने सीखने का क्या कारण, आलोचना से चिंतन का कारण दो। विभिन्न समितियों के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतन नहीं कर सकते। विभिन्न समितियों के कारण, सही बात है। सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रोत्साहित नहीं कर सकते। अब देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझना। पहली बात तो आधा क्वेश्चन तो सुकरात कहता है ना, क्वेश्चन को समझ लेना ही उसके उत्तर पे पहुंच जाना है। बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण बताना है कि आलोचनात्मक चिंतन क्यों नहीं सीख सकते वो। पाठ्यचर्याओं का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ता में सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। सृजनात्मक से कोई क्या संबंध है। कक्षों में उच्च रूप से नम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन नहीं सीखने का कारण यह है कि कक्षा उच्च रूप से अनम्य नहीं होना। आलोचना चिंतन उनके लिए इतना मौका नहीं मिल पाता और उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। आलोचना चिंतन के लिए स्टूडेंट को पूरा का पूरा समय दो तो वहां पे उतना उच्च कक्षा में वहां पे नहीं मिल पाता, तो बी आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए। समस्या समाधान कौशल कर ले तो किस में लगाएगी भाई, बहुविकल्पी प्रश्नों में तो डायरेक्ट आंसर दे देगा। ड्रिल अभ्यास करेगा, प्रति 10 मिनट रटेगा। देखो, तर्क वाली चीजें अच्छी रहेगी, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेने की समस्या। अगर ये चीज कर लेगा तो मैंने कोई भी समस्या दी, जैसे मैंने उनको समस्या दे दी कि ये भाई पेंटिंग है, ठीक है, इसमें ऐसी 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 डायग्राम बना दी कि ये भाई बताओ क्या है। अब सभी बच्चे इस पे समस्या समाधान कर रहे हैं। अब वो पूछेंगे, तरह करेंगे, अपना निर्णय लेंगे, तो कुछ ना कुछ किसी पे वो लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है, और बता देंगे आंसर। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चल रहा है कि उसकी स्मृति पहले से भंडारित होती है। क्या वो कौवे को जानते थे, बोल दिया। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, सही बात है। और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के उपकरणों का विकास, भाषा के उपकरणों का विकास किया। कौवा है तो बोल दिया कौवा है। सेकंड भी अपने कहा पक्षी प्रत्यय विकसित हो चुका है, सही बात है। बच्चे अपनी स्मृति पहले से बिल्कुल कौवे के बारे में पहले ही जानते हैं, तभी तो उन्होंने इसने बताया है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, मतलब अवधारणात्मक चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को स्वयं चिंतन के लिए हतोत्साहित करना, मना करना ना, ऐसी क्या बात बोल दी भाई इसने। और उनसे कहना चाहिए, चल छोड़ इसको, उल्टी बात बोल रही तो।
अपन को इसमें देखो, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों में सक्षम बनाने के लिए टीचर क्या बोले उनको, पहला तो गलत कर दिया मैंने, ठीक है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अच्छा, और देखते हैं, वाक्य के रूप में वाक्य प्रस्तुत करनी चाहिए। ये देखो, स्पष्ट आश्वास करने वाली वाक्य देनी चाहिए, सही बात है। जिसमें चिंतन करे वो शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करेगा तो और भी बढ़िया बात है। तो ये है अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु तो शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को सक्षम किसमें करेगा, स्पष्ट और आश्वासित करने की वाक्य देनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां के बारे में बताना है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगर उनकी गलतियां और त्रुटियां असफलता थोड़ी है यार, गलतियां त्रुटियां कमजोर थोड़ी, ऐसा कुछ मत बोलो उनको ना। कुछ भी गलतियां त्रुटियां करें कि कुछ कहते हैं ना कि अगर आप जीवन में गलतियां कर रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ आपने सीखा है, तो चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए कि गलतियों से ही सीखा जाता है, ठीक है। इसीलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, चिंतन किसका करोगे। अब मैं बोलूँ कि आप चिंतन करो तो आप बोलेगे सर हम काय का चिंतन करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैं बोल दूंगा आपको, लो ये समस्या, इसका चिंतन करो, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो कुछ ना कुछ सोच रहे हो ना आप, ठीक है। चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है क्या, बिल्कुल, ऑप्शन भी दिख गया ना। ऐसे फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। ज्ञानात्मक हो गया, इसका आंसर आगे देखो चल रहा है ना, ठीक है। अमूर्त चिंतन के लिए समता का विकास निम्न में से कौन सी किसकी विशेषता है। अमूर्त चिंतन के लिए समता का विकास, अमूर्त किस में आता है आपको पता है, औपचारिक में आता है ना, पियाजे की फोर्थ अवस्था 14 के बाद। किशोर के लिए कौन सा सर्वाधिक उचित है, किशोर अवस्था के लिए बताना है। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनमें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं, क्या मतलब, निष्क्रिय जीव होते हैं, नहीं। 14 साल से ऊपर वाले बच्चे किशोर अवस्था वाले जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर जगत में खोजने के लिए अपने ही तक की क्षमताओं का उपयोग करते रहते हैं। जिज्ञासु प्रणाली, जानने की इच्छा होती है उनमें, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाधिक उचित, इनमें से ये निष्क्रिय जीव होते हैं ना, जिज्ञासु प्राणी के होते हैं ना। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब इसको बोलते हैं, ये बॉक्स है इसके बाहर जाना। अब सारी चिंतन है क्या कोई, ये रहा, इसी को बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स, इन ऑफ द बॉक्स अभिसारी, आउट अपसारी। अब देख लो, इसमें से अभिप्रेरणा और अधिगम के लिए निहितार्थ, इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं वापस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जहाँ से एग्जाम में आते हैं। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, करने दो, वेतन कम है, घंटे ज़्यादा है, लेकिन बच्चों से आसपास रहना पसंद करती है। उसमें वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती, उच्च वेतन वाली के लिए इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है, स्वार्थी तो है ही नहीं, स्वार्थी होती तो उच्च वेतन देखती। बाहरी नहीं, वो आंतरिक जीवन में ही जितनी मिल रही है उतनी खुश है, क्योंकि उसके क्या छोटे छोटे बच्चे उसके पास रहना पसंद करती है, मतलब उसके पास में ही मिल गई तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर दूर जाने में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो नहीं जा रही, ठीक है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए बैठे हो तो बैठे ही रहो, समझती, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र के 3 घटक कौन से हैं, ये 3 घटक देखो। सबसे पहले अभिप्रेरणा में क्या आता है, अभिप्रेरणा चक्र के 3 घटक, NDI सबको याद होगा आपको, ठीक है। आवश्यकता नीड, ड्राइव अंतर्नोद परनोद, ठीक है, और प्रोत्साहन, ठीक है। NDA याद रखना। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाह्य मतलब बाहर से क्या दे रहा है उपलब्ध, ये आपके पुरस्कार, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा तो पुरस्कार, पुरस्कार मतलब बाहर वाली चीजें होगी ना। उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा किसमें देख लो, जो अंदर से प्रफुल्लित है,
वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करती है, जिससे वे अपने माता-पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि वह गृह कार्य समाप्त करके वे टीवी देख सकेगी। इल्ला बहुत सारी पुस्तक पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर तक रोशन करने चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य में विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये चीज़ जब आती है ना, जब फिर कुछ नहीं देखा जाता, फिर आपकी मेहनत जो आप करते हो वो अपने लिए हो जाती है। क्योंकि जब कोई रुचि से काम करता है, उसमें फिर बाहर लोभ लालच, देखो इसमें नाम रोशन वाली चीज़ें कुछ नहीं आती। ठीक है, इसमें भी देखो वो फिर टीवी देख सकेगी, इसमें उपहार प्राप्त करेगी, मतलब बाहर वाली कुछ ना कुछ इसका है। जब रुचि से कोई काम करते हैं उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब मैं आपको रियल बताऊं, मैं इस वाले पे अभी काम कर रहा हूँ कि मेरी रुचि है कि भाई ठीक है, पढ़ा जो भी कंटेंट मेरे पास जो चीज़ है, मैं वो मतलब टू द पॉइंट कंटेंट आपको पहुंचा सकूं, जिससे क्या है आप भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सको। ठीक है, और कुछ कुछ क्या होते हैं, क्लास को इतनी लंबी कर देते हैं, उसमें आधा घंटा तो भाषण चलेगा। ठीक है, उसमें पढ़ा जाएगा बस मान लो कि 20-25 मिनट 1 घंटे की क्लास में, तो वो क्या है, कभी भी आउटपुट स्टडी नहीं होती। स्टडी वो होती है कि कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे चलती रहे। कक्षा अधिगम की अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका इनमें से बताना है कि जो प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। प्रशंसा आलोचना प्रत्यक्ष, प्रकृति परिणाम प्रत्यक्ष, अंतर्वैयक्तिक समायोजन ये प्रत्यक्ष नहीं है, आकांक्षा स्तर प्रत्यक्ष, ये ध्यान रखना। नहीं का ध्यान रखना, नहीं है तो अंतर्व्यक्ति क्या होते हैं, खुद की समायोजन के लिए प्रत्यक्ष नहीं है। बार बार बच्चों को सजा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है कि ये तुम्हें मतलब बाहरी चीजें होगी कि तुम्हें ये मिलेगा। ये मत देख लो, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम में के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। देखो, उन्हें आंतरिक प्रेरणा बढ़ावा देना, बाहरी प्रेरणा बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। सही बात है, अगर आप टीचर हो या किसी पढ़ाते हो, ठीक है, अब बार बार क्या उनको दंड से बचाने के लिए उनको चॉकलेट उपहार दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उनकी जो रुचि है और जो सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा है ना, वो आप खत्म कर रहे हो। देखो क्वेश्चन को, अरे यार, ठीक है, क्वेश्चन को देखो समझना कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कहना। ठीक है, तो ये एक प्रकार की इसकी जिज्ञासा खत्म कर रहा है। अभी प्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या है, अभिप्रेरण करना। ठीक है, एनडीआई होता है वैसे, ये फॉर्मूला याद रखना। मेस्लो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसका है, इसमें क्या नहीं है, दैहिक गतिविधियां होती है, आत्मसिद्धि होती है, स्नेह और समानता होती है, व्यक्तिवाद और समूहवाद ये कहीं नहीं होता इसमें। ठीक है, ठीक है, आगे देखना कि दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, इसमें से बताना है दैहिक या इस दैहिक को शारीरिक भी बोलते हैं। ये सब आपको ट्रिम आनी चाहिए ना। देखो, शारीरिक प्यास, नींद, भूख ये सब दैहिक है, उपलब्धि नहीं है। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है जो जन्मजात है। देखो, भूख दैहिक में आती है, वो जन्मजात होती है, भूख, प्यास, नींद। प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। ये क्या है, वातावरण से संबंधित है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है। अधिगम में जो मोटिवेशन है वो किस दंड दे करना, आसान क्रिया पर नहीं, याद रटना नहीं, परिणता बहुमुखी लक्ष्य की ओर जोर देकर अपन लर्निंग में मोटिवेशन अपन कायम रख सकते हैं। पूछ रहा है अभिप्रेरक क्या है, जो व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है उसी को अभिप्रेरक बोलते हैं। आंतरिक स्रोत मतलब मोटिवेशन अभिप्रेरक के रूप में अपन लेते हैं काम में, व्यवहार का आंतरिक स्रोत। उपलब्धि की आवश्यकता जन्मजात अभिप्रेरक। अगला कौन सा ऑप्शन देखो,
उपलब्धि। उपलब्धि आप क्या करते हो, जीवन में कहीं ना कहीं अर्जित करते हो, मतलब वातावरण से संबंधित है, मतलब जन्मजात नहीं है। ठीक है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? एनडीआई है, बाकी देख लो वही है तो इसमें ऑप्शन में एन डी आई, स्मृति नहीं है। अभिप्रेरणा सूत्र का प्रवर्तक बताया था एन डी आई। ठीक है, ये पूछ रहा है एन डी आई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रयोगकर्ता इसमें कौन है? ठीक है, तो कौन है इसमें? हिलगार्ड। वे प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। और समाज की जिम्मेदारी, मतलब समाज से रिलेटेड कुछ है तो सामाजिकरण। ठीक है, जो बच्चों की समाज में रहेंगे तो आदत, कौशल, मूल्य ये सभी विकसित होंगे। ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना जो बाहर से दी गई जाती है। गृह कार्य करने से अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से मैं समझ पाती हूँ। अबे यार एक सेकंड रुकना, कौन सा था? ये रहा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो बताना है। गृह कार्य वाला हो गया, मैं गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य पर हमें अंक देते हैं। तो अंक देते हैं मतलब बाहर वाले मोटिवेशन से ये कहीं ना कहीं प्रभावित है। अंक आ गया ना, लोभ लालच आ गया। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसने दिया था? आपके वुडवर्थ, स्किनर, मेस्को ने, या मेस्लो। ठीक है, चालक सिद्धांत मेस्को ने। यदि बाह्य प्रेरणा समस्या में अंत की युक्ति है, देखो ये काफी बार क्वेश्चन आता है, जो प्रेरणा, यदि बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत की युक्ति है तो जो आंतरिक है ना, आंतरिक प्रेरणा वो अपने आप में एक अंत है। काफी बार फेमस क्वेश्चन है ये रीट का, इसको ध्यान रखना। जो आंतरिक प्रेरणा है अपने आप में अंत है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, प्रेरित कब होंगे बच्चे? अनुशासन बनाए रखेंगे या शिक्षक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। मतलब प्रेरित मोटिवेशन तब है उनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा का परिणाम होता है, अभिप्रेरणा हमेशा ये ना आपके गोल केंद्रित होती है, मतलब लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करती है। मेस्लो का सिद्धांत आवश्यकता वाला हो जाएगा। कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें आंतरिक प्रेरणा से कार्य करने को प्रोत्साहन हो जाए, मतलब इंटरनल मोटिवेशन देखना है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तुम विद्यार्थियों को आंतरिक, ये विद्यार्थी आंतरिक प्रेरणा, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने के लिए कार्य करने की व्यक्ति बाह्य। बिल्कुल, तुम सीख जाओगे, तुम कर सकते हो, इंटरनल। मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम ये इतना अच्छे से पढ़ कर तुम आराम से कर सकते हो, तो इंटरनल। और बाह्य के लिए आपको कोई बाहर से कुछ चीज वगैरह देने के लिए इसका आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा आपका। ठीक है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? प्रगतिशील जो परिवार होते हैं ना, उनकी फैमिली पढ़ी लिखी, उन्हें अचीवमेंट उनमें ऑटोमेटिक ही होता है। ठीक है। कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक, जो अर्जित करते हैं? पुरस्कार, देखो, और विश्राम। पुरस्कार ये देखो बाहर वाले हैं। अब देखो रुचि। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? रुचि अपनी अलग अलग हो सकती है, जन्मजात भी कई रुचि होती है, पर जो मोस्ट मुख्यतः क्या अर्जित होती है। और फिर थकान के कारण विश्राम। भूख क्या है आपकी? जन्मजात। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो बी और सी दोनों आंसर इन्होंने सही माने। चलो यार, देखो, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षक को, मतलब प्रोत्साहन करना है किसको? बच्चों को। शिक्षक को क्या करना होगा? प्रोत्साहन, मोटिवेट करना है। कि नियंत्रण क्या मतलब है? बच्चों का तुलना क्यों करना है भाई? दो बच्चों की तुलनाहीन भावना नहीं लाना है, कंट्रोल नहीं करना है। बच्चों को प्रेरित करो कि वो खुद अच्छे से अच्छे पढ़ सके। शिक्षार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंध करता है।
मतलब स्वच्छता के लिए वही सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना के द्वारा आपस में रहेंगे तो सामाजिक भावना तो आएगी ही आएगी। तो ये अपना अधिगम, अभिप्रेरणा, चिंतन, ये सभी अपने कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक और चैनल को ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इसके बाद न्यू अपन कौन सा टॉपिक एमसीक्यू लाए जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आप कमेंट जरूर करना कि सर ये आप टॉपिक लाओ, ठीक है। तो सभी ज़रूर बताना। और अपनी एक ये ऐसी सीरीज़ है एकदम टू द पॉइंट कंटेंट है सिलेक्शन वाला, जहाँ पे आपको डायरेक्ट बिना टाइम घुमाए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देखो चीज़ें क्या होती तो बहुत है, अभी अपन चैप्टर अधिगम पढ़े, तो जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तब उसमें क्या होता है कि चीज़ें अलग से उसमें डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पूरी अपन थ्योरी पढ़ते हैं कि सी आर थ्योरी किसने दी, एस टाइप थ्योरी किसने दी, तो डायरेक्ट अपन वहाँ पे समझ आएंगे भाई पावलोव है। अगर पूछ ले सामाजिक अधिगम बांडुरा ने दिया, प्रेक्षणात्मक अधिगम बांडुरा ने दिया, किस क्रिया प्रसूत किसने दिया, आपके स्किनर। आर एस थ्योरी किसने दी, तो आपके थॉर्नडाइक। एस आर थ्योरी मतलब आर एस थ्योरी, आर एस आर थ्योरी, देखो एस आर थ्योरी क्या होती है, उद्दीपक अनुक्रिया, ये आपके थॉर्नडाइक। और ये उल्टा पूछ ले आर एस थ्योरी, तब आ जाएगा आपके स्किनर, ठीक है। ये ध्यान रखना, एस आर थॉर्नडाइक, आर एस आपके स्किनर। स्किनर में क्या होता है कि पहले क्रिया होती है फिर उद्दीपक मिलता है, ठीक है। तो सभी कमेंट कर जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।